फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक अजीब सी फैमिली से ज्यादा इस फैमिली में जो लेडी थी वो अजीब थी। उसकी बेटी लाइला जब उसे बताती है कि आज उनकी चिड़िया मर चुकी है तो वो चिड़िया को छोड़कर सबसे पहले एक खुफिया रूम की तरफ बढ़ जाती है। ये रूम बेसमेंट में था। उस रूम के अंदर जाते हुए उस औरत का हस्बैंड बहुत ज्यादा डरा हुआ था और मेरा ख्याल डरने की जरूरत भी थी। ये लोग जिस रूम में आए थे वहां पर एक पिरामिड बना हुआ था और उसके साइड पर एक खुफिया दरवाजा था जिसके अंदर जब ये लोग जाते हैं तो इन्हें हजारों साल पुराना कॉफिन दिखाई देता है। डरते हुए ये लोग उस कॉफिन को खोलते हैं और उसमें हमें एक मम्मी दिखाई देती है। उस मम्मी को देखकर वो और कुछ मंत्र बोलने लगती है और एकदम से वो मम्मी उसके जागते ही यहाँ पर चीजें अजीब होने लग जाती हैं। जिस चैन से उस कॉफिन को बांधा गया था वो चैन और उसका हुक जाकर उस लड़की के हस्बैंड को लग जाता है और यहाँ पर उसकी फौरन ही मौत है। इस सब के बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें एक और कैरेक्टर चार्ली से मिलवाया जाता है। चार्ली अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है जिसका नाम है कि दोनों खेले रहे होते हैं कि फिर केटी अपने भाई के एक्सपेरिमेंट के दौरान अपनी डॉल के टूटने पर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और फैसला करती है कि वो अकेली जाकर गार्डन में खेलेगी। गार्डन में उसे बुलाती है वही अजीब सी लेडी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो अपने आप को लाइला की मॉम बताते हैं। केटी रोज उसकी बेटी लाइला के साथ खेला करती थी लेकिन काफी दिन हो गए थे लाइला यहाँ आ नहीं रही थी। वो लाइला की मॉम से पूछती है लाइला कहाँ है। उसकी मॉम कहती है वो भी है लेकिन आज तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ देना भी है और मैजिक भी दिखाना है। इस टाइम वो उदास थी इसीलिए वो उस औरत के पास चली जाती। वो औरत पहले उसे दो मैजिक दिखाती है और उसके बाद उसे खाने के लिए चीज देती है और एंड में उसे एक एप्पल देती है और बोलती है अब जो मैं मैजिक करने वाली हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब इंचेंटिंग्स करने लग जाती है यानी मंत्र पढ़ने लग जाती है और यहाँ चीजें अजीब के जिसके हाथ में वो सेब था जैसे ही वो सेब की बाइट लेती है उसके अंदर से एक अजीब सा ब्लैक कलर का इंसेक्ट बाहर निकलता है और उसके चला जाता है। इस सब के बावजूद भी वो लेडी अपने मंत्र पढ़ना बंद नहीं करती यहाँ तक कि केटी को बहुत ज्यादा दर्द है और बेहोश भी हो जाती है। जिसके बाद वो लेडी केटी को लेकर यहाँ से भाग जाती है। केटी के डैड यानी चार्ली को जब केटी की आवाज नहीं आती तो वो उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं लेकिन केटी उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो केटी को ढूंढने के लिए अब बाजार पे भी निकल जाते हैं और उन्हें एक लेडी दिखाई देती है जिसके हाथ में एक बच्ची थी यानी यही औरत। वो देख चुके थे कि वो औरत उनकी बेटी को किडनैप करके भाग रही है। वो भी अपनी बेटी के पीछे भागने लगते हैं पर अचानक से यहाँ एक भयानक तूफान आ जाता है जिस तूफान में वो दोनों गायब हो जाते हैं। चार्ली उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन ना तो वो खुद ढूंढ पाता और ना ही पुलिस ऑफिसर्स ढूंढ पाते। यहाँ तक कि केटी को गायब हुए 4 साल भी गुजर जाते हैं पर केटी के मोम और डैड इस सदमे से बाहर निकल पाए। हमें पता चलता है कि केटी के गायब होने के फौरन कुछ दिन बाद ही इनके एक और बेटी पैदा हुई लेकिन उसके आने ने केटी की कमी को पूरा नहीं किया था। अब सीन कट होता है और हमें जंगल के पास एक लड़के को दिखाया जाता है। अचानक उसे अपने पीछे प्लेन क्रैश हुआ दिखाई देता है और जब वो उस क्रैश पॉइंट पे पहुंचता है तो दिखता है कि दोनों पायलट मर चुके थे। उनकी हालत को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जंगल में ही भागने लगता है और बिल्कुल दरमियान में उसे बिल्कुल वैसा ही कॉफिन दिखाई देता है जैसा हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। घबरा के वो इस कॉफिन के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बता देता है और फिर इस कॉफिन पर रिसर्च शुरू हो कॉफिन जाता है तो उसके अंदर कोई बहुत पुरानी मम्मी नहीं निकलती बल्कि मम्मी की शक्ल में एक जिंदा उसमें से मिलती है। इसके ऊपर से जब पट्टियां हटाई जाती हैं तो पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि केटी ही थी जिससे पिछले 4 साल से जिंदा इस ताबूत में बंद कर रखी। खबर जब केटी के मॉम डैड को पता चलती है तो वो लोग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यहाँ डॉक्टर्स उन्हें केटी को देखने से पहले एक वार्निंग देते हैं कि उसे देखकर कोई भी बुरा रिएक्ट नहीं करेगा। 4 साल तक एक कॉफिन में रहने की वजह से उसकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके हाथ पांव भी मुड़ चुके हैं लेकिन इस टाइम कोई भी बुरा रिएक्शन उसकी हालत को और भी ज्यादा खराब कर सकता है और उसे बहुत ज्यादा ख्याल की जरूरत है। केटी की मॉम जब उसे देखती है तो उसे इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा टूट जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। पता चलता है कि ये केस जकी नाम की जिस ऑफिसर के पास था उसने पहले भी केटी को ढूंढने के लिए जी जान लिया था और अब वो केटी के केस को इस तरह मोल्ड होते देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। इस मर्तबा भी इसी केस पर बात करने के लिए वो केटी के घर पर आती है और केटी के डैड को बताती है कि केटी को जिस कॉफिन के अंदर रखा गया था वो लगभग 400 या 500 साल पुराना था और लोग अक्सर अपने गुनाहों को छुपाने के लिए पुरानी चीजों का इस्तेमाल कर। केटी के डैड उससे कहते हैं कि मैं इस केस में आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, आप हर हाल में उस आदमी को पकड़ें जिसने मेरी बेटी का ये हाल किया, मैं उसे जैसे कि उन्हें उम्मीद दिलाती है कि वो ढूंढ कर ही रहेगी असली मुजरिमों को। खैर ये लोग केटी को लेकर अब घर वापस आ जाते हैं
और यहाँ आते ही केटी की ग्रैंड माँ उसके ऊपर होली प्रैंक्स करने लगती है, लेकिन इसकी वजह से पता नहीं केटी को क्या होता है, उसका जिस्म अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लगता है और वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है। केटी की मॉम ये देखकर डर जाती हैं और उसे एक इंजेक्शन स्टैब कर देती हैं, जो कि डॉक्टर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली यानी केटी के डैड भी एक जर्नलिस्ट थे और इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जकी से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो उसी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर खुद भी इस केस पर गौर करने लगते हैं और यहाँ पर वही सारी चीज़ें देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब किसने किया होगा और इस सब को करने के पीछे किसी का मकसद क्या हो सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केटी को प्यार से और जब यहाँ पर उसके डैड उसे देखने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि केटी बेड पर है ही नहीं, कि दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और केटी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और केटी ऊपर ऐटे छुपते हुए मिलती है। वो इनसे भाग रही थी, इनसे घबरा रही थी, ये लोग उसे रिलैक्स करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो इन्हें इग्नोर किए अब अपने शिकार के पीछे पड़ चुकी थी। यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा सा स्कॉर्पियो दिखाई देता है जिससे वो पकड़कर चुभाने लग जाते हैं और ये देखकर ये दोनों मॉम डैड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर उस स्कॉर्पियो को बाहर निकालने की कोशिश। ऐसा करने पर केटी एक वॉमिट भी कर देती है, लेकिन ये वॉमिट भी नॉर्मल नहीं थी। उसके वॉमिट में चिपचिपा ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और उसे देखकर ये लोग घबरा भी। अगले दिन केटी की मॉम और ग्रैंड माँ उसे नहलाने धुलाने लगते हैं। उसके नेल्स किसी एंटिटी की तरह बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। केटी की मॉम जब उसे काटने की कोशिश करती है तो उसकी बहुत ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन उस सब के बावजूद नील नहीं करता, बल्कि नील के साथ उसके पाँव की स्किन उतर आती है। केटी की मॉम को लगता है कि केटी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे दर्द नहीं हुआ था, उसे तो जैसे इस दर्द से सुकून मिला था। वो अब इस व्हीलचेयर से भी उठ जाती है और सबको साइडों पर गिराते हुए किचन में जाती है और वहां से लेते हुए अपने पाँव पर चोट पहुंचाने लगती है। यहाँ पर केटी की मॉम और ग्रैंड माँ जब उसे रोकने के लिए जाते हैं तो वो उन्हीं दोनों के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाते। इतनी ही देर में शुक्र था कि चार्ली भी घर वापस आ गया। उसने किसी तरह केटी को पकड़कर उसे नॉर्मल करने की कोशिश की और फिर उसके पाँव पर खुद बैंडेज भी। केटी की हरकतें इन्हें समझ नहीं आ रही थी। चार्ली अब अपनी वाइफ से कहता है कि हमें केटी को कुछ दिन के लिए वापस हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए, पर इस चीज से केटी की मॉम और भी ज्यादा उदास हो जाती हैं और जाकर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर केटी से बात करने की कोशिश करती हैं। केटी ने अभी तक इतने दिनों में कुछ भी नहीं बोला था। वो गुस्से में आकर उसे झंझोड़ देती हैं और केटी यहाँ पर उनके मुंह पर स्पिट कर देती है, लेकिन इससे भी केटी की मॉम को गुस्सा नहीं आता क्योंकि कम से कम केटी ने उनकी किसी बात का रिस्पॉन्ड तो किया था। रात होने पर अब केटी के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर इमोशनल होकर रोने लग जाते। वो केटी से माफी मांग रहे थे। वो कहते हैं क्या अगर उस दिन मैंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता गार्डन में तो तुम आज मेरे साथ होती, बिल्कुल ठीक होती। तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो हुआ, जो दर्द तुम्हें इतने सालों झेलना पड़ा, वो सब मेरी वजह से है। इस टाइम हमें पता चलता है कि केटी बोल पा रही थी, लेकिन वो यहाँ पर अजीबोगरीब तरीके से दांत बजाने लगती है। उसके दांत बजाने का तरीका बहुत अजीब था। उसके डैड को याद आया कि बचपन में वो एक स्पाई बनना चाहती थी और हमेशा वो मोर्स कोड सीखा करती थी और इस तरह वो मोर्स कोड के जरिए उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। वो सारे मोर्स कोड नोट कर लेता है और उसे जब डिकोड करता है तो उसमें लाइला खलील नाम का एक नाम पता चलता है उसे। ये केस में एक बहुत बड़ी लीड हो सकती थी, इसीलिए वो फौरन जकी को कॉल करके इस बारे में बताते। अब लाइला खलील आखिर थी कौन? जकी चार्ली से कहती है देखो इस बारे में ज्यादा तुम्हें ही अच्छे से पता होगा। क्या केटी की लाइफ में कोई लाइला थी, कोई उसकी दोस्त, कोई जानने वाली, कोई टीचर? मुझे ये सारी बातें सर्च करके बताओ। ये सुनकर चार्ली को है और वो ऊपर जाकर वो सारे लेटर्स चेक करने लगता है जो केटी के गायब होने के बाद उन्हें रिसीव हुए थे और उनमें से एक लेटर लाइला खलील का भी था और इस लेटर पे वही चोको चिप बना हुआ थे जो चोको चिप उस दिन उस लेडी ने केटी को। और याद होगा कि उस लेडी ने बताया था कि वो लाइला की मॉम, लेकिन इस बारे में अभी चार्ली और सकी कुछ नहीं जानते। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें देखा जाता है कि केटी को अपने कमरे के बाहर किसी के होने का एहसास होता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसकी छोटी बहन है। वो बहुत ही सी आवाज में उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है। कि पहली बार था जब वो बोल रही थी। उसकी बहन भी इस चीज से इम्प्रेस होकर उसके कमरे के पास चली जाती है। मोली खुश होकर केटी से बात करती है और कहती है मैं ये जाकर मॉम को बताती हूँ कि आपने बोला। पर केटी कहती है नहीं, अभी ये बात नहीं, मैं मॉम को सरप्राइज दूंगी। ये कहते ही वो दरवाजे के नीचे से उसके पाँव को टच करती है और उसकी स्किन को देखकर मोली बहुत ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ से भागने की जब कोशिश करती है तो हमें दिखाया जाता है कि ये अजीब सी कोई पावर उसे उठाकर उसी दरवाजे पे लाकर चिपका देती है और ये पावर्स असल में किसी और के अंदर नहीं थी बल्कि केटी के ही अंदर थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सकी भी दिन रात एक कर रही थी इस केस पर और उसे बहुत सारे लाइला खलील के बारे में पता चला था। और लाइला खलील का पता चलाते चलाते वो एक ऐसी लाइला खलील तक पहुंच जाती है जिसके डेजर्ट्स में बहुत सारे खेत थे जहाँ पर एप्पल्स उगाए जाते थे और उसे याद आता है कि जब केटी गायब हुई थी
तब उसका खाया हुआ एप्पल गार्डन से मिला था, यानी किसी ने उसे एप्पल ही खिलाया था। हो ना हो ये वही लाइला खलील थी जिसके बारे में वो फ़ौरन उन्हीं फील्ड्स के अंदर जाती है और फील्ड्स के दरमियान में उसे एक घर दिखाई देता है। ये घर वही था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। वो इस घर के अंदर जाती है, इस घर की हालत काफ़ी बुरी थी। घर के अंदर बढ़ती रहती है और उसे आखिर एक सीक्रेट दरवाज़ा भी मिल जाता है जहाँ से होते हुए वो उस पिरामिड तक पहुँच जाती है जिसे हमने मोस्टा। इसके ऊपर इंसानी स्केलेटन और मकड़ी का कोई हाइब्रिड सा डिज़ाइन बना होता है और उसके आसपास वही चैन होती है जिसे जब वो चेक करती है तो यहाँ एक और सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है जो बेसमेंट की तरफ जा रहा था। वो जब उस सीक्रेट बंकर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वहाँ पर बस एक कॉफिन रखने की जगह थी और ये वही कॉफिन था जिसे मूवी के स्टार्ट में ही यहाँ से उठा लिया गया। इस बंकर के खुलते ही वहाँ दूसरी तरफ वो औरत जो इस टाइम घर पे नहीं थी उसे बंकर के खुलने का पता चल जाता है। वो फौरन रश ड्राइविंग करते हुए घर पहुँचती है और एक चाकू लिए फौरन ज़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर ज़की उसके आने को भांप लेती है और अपने आप को बचाने के लिए उसे शूट। हालांकि वो उसे जिंदा रखना चाहती थी क्योंकि उसे उससे इन्वेस्टिगेशन करनी थी, पर अपनी जान को बचाने के लिए उसे उसका एनकाउंटर करना पड़ा। इससे पहले कि ज़की यहाँ पर कुछ और कर पाती, उसे यहाँ एक और लड़की दिखाई देती है जो ज़की को देखकर यहाँ से भागने लग जाती है। भागते हुए ज़की उसे पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो लड़की जब हाथ ऊपर करती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स था जो उसने अभी ज़मीन को खोला था। ज़की उस लड़की को गन पॉइंट पर लिए जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक कैसेट दिखाई देती है जिसमें लिखा हुआ था केटी। यहाँ ज़की उससे सवाल करती है, लाइला खलील कौन है, तुम या वो औरत? वो लड़की बताती है कि लाइला खलील मैं हूँ। सीन कट होकर हमें दोबारा केटी को दिखाया जाता है तो उसके पास इस टाइम उसकी ग्रैंड माँ थी। वो उसे ठीक करने के लिए उसके ऊपर होली वर्ड्स पढ़ रही थी, लेकिन इस चीज़ से केटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें अपनी पॉकेट से दूर फेंक देती है और उसके बाद उन्हीं के लॉकेट से उनका गला दबाने लगती है और आखिर में फिर फूंक मारकर उन्हीं खिड़की से नीचे गिरती है। यहाँ खिड़की की टूटने की आवाज़ सुनकर जब केटी की मॉम इधर आती है तो वो देखती हैं कि उसकी मॉम मर चुकी हैं खिड़की से नीचे गिरकर, और ये सब कुछ देखकर वो फिर टूट जाती हैं। दूसरी तरफ हमें ज़की को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ी लीड मिलने पर अब लगातार चार्ली को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर चार्ली तो क्योंकि फ्रेंडल में बिजी था इसीलिए कांटेक्ट हो नहीं रहा। वो अब लाइला खलील से मिली हुई वीडियो को खुद ही देखने लगा और वहाँ पर उसे दिखता है, उससे पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो लाइला को मारने लगती है और लाइला से पूछती है, बताओ आखिर क्यों तुमने उस बेचारी बच्ची के साथ ये सब किया। वो उसे बोलने के लिए फोर्स कर रही थी पर लाइला ने उसे अपनी जुबान दिखाई जिससे क्या था। इस वीडियो में जो भी चल रहा था वो लैंग्वेज ज़की को समझ नहीं आती थी, लेकिन ये लड़की उस लैंग्वेज को समझ सकती थी पर ट्रांसलेट करके बोल नहीं सकती थी, इसीलिए ज़की उसे कहती है कि ये सारी चीज़ें पेपर पर लिख कर दो। लाइला जो हल्का हल्का बोल पा रही थी वो मुश्किल से अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में सिर्फ ज़की को ये बता पाती है कि इन सब चीज़ों के पीछे मेरी माँ ही थी जिसे लड़ाई हो। उसकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी थी और जब मैंने उसकी सच्चाई लोगों को बताना चाही तो उसने मेरी जुबान काट दी। यहाँ पर अब सब लोगों को पता चल गया था कि वो सब कुछ जो क्यों हुआ था वो केटी ने ही किया था, इसीलिए अब चार्ली केटी के दरवाजे पर 3-3 लॉक कर चुका था और उसके बावजूद भी अभी वो केटी के रूम के बाहर ही बैठा रहता था ताकि केटी कोई हरकत ना कर दे। अब यहाँ पर चार्ली का बेटा उनके सामने आता है और उन्हें कहता है, आप रेस्ट कर लें, कुछ देर मैं यहाँ पर बैठता हूँ। चार्ली के जाने के बाद केटी अपने भाई को भी नहीं छोड़ती और उसे अपनी एनर्जी से पोसेस कर लेती है। नीचे दिखाया जाता है कि फ्यूनरल अभी खत्म नहीं हुआ था। केटी यहाँ पर फ्लोर को तोड़कर नीचे आ गई थी और आते ही वो अपनी बहन मोली को पोसेस कर लेती है और यहाँ पोसेस हुई मोली अपनी ग्रैंड माँ के पास आती है और मरी हुई ग्रैंड माँ का मुंह खोलकर एक धागे की मदद से उनका दांत तोड़ लेती है और अपने मुंह में ये सब कुछ देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद यहीं पर मोली एक आदमी के ऊपर हमला कर देती है और उसे नीचे गिराकर उसे काटने ही वाली होती है कि यहाँ पर लोग पकड़कर उसे अलग करते हैं। सबका ध्यान मोली की तरफ चला जाता है और केटी पर तो कोई ध्यान नहीं देता जो अपने आप को आज़ाद करके अब नीचे आ गई थी और वो अपनी ग्रैंड माँ की कॉफिन के अंदर जाकर अपनी ग्रैंड माँ की लाश को ही कच्चा चबाने लग जाती है और सब लोग जब ये नज़ारा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। चार्ली इस टाइम मोली को संभाले हुए था, केटी को कौन संभालता। अब चार्ली फ्यूनरल को जल्दी से कंप्लीट कर पाता है और उसके बाद केटी को एक चेयर से बांधकर सीधा उसके सामने बैठ जाता है ताकि उसकी रखवाली कर सके, जबकि हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसका बेटा भी आधा पागल हो चुका था केटी की वजह से। ये सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इसी दौरान इनके घर पर ज़की आ जाती है। ज़की चार्ली के लिए वो सारे सबूत लेकर आई थी जो उसे मिले थे। इन्हें असल में पता चल गया था कि आखिर केटी के साथ हुआ क्या था। वो ये सारी चीज़ें जब चार्ली को बताती और दिखाती है तो चार्ली की रूह कांप जाती है। कोई एक मासूम बच्ची के साथ इतना भयानक रिचुअल कैसे कर सकता था। इस वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा था कि वो औरत एक डेविल कल्ट का हिस्सा, जो लोग डेविल को साल हर साल जिंदा रखने के लिए
उन्हें नई नई बॉडीज दिया करते थे और हमेशा इस काम के लिए छोटे बच्चों की ही बॉडीज ऑफर की जाती थी ताकि ज्यादा टाइम तक इन बॉडीज को चेंज करने का ये प्रोसेस ना। इन्होंने जबरदस्ती केटी को मारते हुए उस मम्मी के ऊपर रखा था जिस मम्मी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसके बाद इस औरत ने कुछ जादू किया था और उस मम्मी की सारी ब्लैक एनर्जी केटी के अंदर आ गई थी। अब ये लोग समझ पा रहे थे कि क्यों केटी ने वो सब कुछ किया। ये लोग समझ गए कि इस टाइम केटी के अंदर केटी थी ही नहीं, उसके अंदर इस टाइम एक जितनी देर में ये लोग वीडियो देख रहे थे उतनी देर में केटी अपना काम दे वो अपने भाई को अपने पोजीशन में लेकर अपने आप को आज़ाद करवा लेती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये देखकर सब लोग उसे कंट्रोल करने के लिए उसके पास आती हैं, लेकिन वो किसी के कंट्रोल नहीं को थी, वो हवा में उड़ रही थी और इस टाइम अपनी असली पावर सबको दिखा रही थी। सखी जो उसे कंट्रोल करने के लिए उसके करीब आती है तो वो सखी को भी सीढ़ियों से नीचे गिराकर बेहोश कर देती है। यहाँ तक कि वो अपनी मॉम को भी अपने से दूर फेंक चुकी थी और अब चार्ली उसे कंट्रोल करना चाह रहा था। चार्ली अपना पूरा जोर लगाते हुए उसे अपने से नीचे कर लेता है और नीचे दबाए रखता है। केटी के अंदर की एंटिटी को जब ये पता चलता है कि केटी का जिस्म उसकी पावर्स को संभालने के लिए छोटा है तो वो अपने आप को चार्ली की बॉडी के अंदर ट्रांसफर। उसके बाद चार्ली और केटी दोनों बेहोश हो जाते। अब क्योंकि ये लोग सारे उस प्रोसीजर के बारे में जानते थे जो केटी के साथ हुआ था, तो अब इन्हें ये भी पता चल गया था कि अब इन्हें उस इंसान को कैसे कंट्रोल में रखना है जिसके अंदर एक डेविल यानी शैतान हो। इन्हें उसको एक कॉफिन में बांध कर रखना था, इसीलिए ये लोग चार्ली की बॉडी को कॉफिन में डाल देते हैं। केटी बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन वो जो अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, हमेशा अपने डैड के पास ही रहा करती थी, वो सदमे में चली गई थी। उसकी वजह से उसके डैड ने अपनी लाइफ खत्म कर ली थी। हालांकि वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, वो अपने डैड जैसा ही बनना चाहती थी हमेशा से। केटी यहाँ कॉफिन के ऊपर मोर्स कोर्ट में अपने डैड से बातें भी किया करती थी और खुश भी हो जाती थी। ये देखकर उसकी मॉम को उसकी हालत पर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और वो अब सकी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है। यहाँ पर हमें मूवी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। वो औरत जिसे उस दिन सकी ने गोली मारी थी वो उस दिन मरी नहीं थी, वो जिंदा बच गई थी, जिसका इलाज भी हो गया था और वो अब जेल के लोग फैसला करते हैं कि उसके किए की सजा क्यों ना उसी को दे दी जाए। इसीलिए एक दिन चार्ली की वाइफ चार्ली को लेकर पहुंच जाती है उसी जेल जहाँ पर वो औरत उस आदमी को देखकर डर जाती है और इनके इरादे भी समझ जाती है कि अब ये लोग उसके साथ वही करने वाले थे जो उसने आज से पहले कई लोगों के साथ किया था। इस टाइम वो खौफ में थी और इस तरह से खौफ में दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, इस उम्मीद के साथ कि इन्होंने उस औरत को उसके किए की सजा दे दी होगी, उस एंटिटी को उसी की बॉडी में बंद कर दिया होगा और चार्ली भी आज़ाद हो गया होगा।